नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आतंकी मामलों की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को नए सुराग मिले हैं। एनआईए के मुताबिक कर्नाटक में सोशल मीडिया टेलीग्राम पर ईगल ऑफ खोरासान और हिंडर ईगल नाम के दो ग्रुपों की पहचान की गई है। इनके जरिए युवाओं को धर्म के नाम पर गुमराह कर कट्टर एनआईए ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल जांच एजेंसी को जानकारी मिली थी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में असम निवासी अख्तर हुसैन लश्कर के अलकायदा नेटवर्क से संबंध है। वह कई अलग अलग आतंकी गुटों के लिए काम कर रहा है। टेलीग्राम पर उसने ही दो ग्रुप ईगल ऑफ खोरासान और हिंडर ईगल बना रखे हैं। एनआईए ने 30 अगस्त को एक केस दर्ज कर अख्तर हुसैन लश्कर और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया था। एनआईए सूत्रों के अनुसार अख्तर और उसका साथी सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए युवाओं से संपर्क करते थे। ईगल ऑफ खोरासान ग्रुप से जुड़े लोगों को कट्टरपंथी बनाकर अफगानिस्तान भेजा जाता था। दूसरे ग्रुप में हिंडर ईगल में कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ यह कहकर उन्हें उकसाया जाता था कि कश्मीरी मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। इसके बाद इन लोगों की बातों में आने वाले युवाओं को ये ग्रुप आतंक की ट्रेनिंग के लिए पीओके पाकिस्तान ऑथराइज्ड कश्मीर भेजते थे। और अब एनआईए की गिरफ्त में इस ग्रुप के आने के बाद एनआईए लगातार जांच कर रहा है कि और कहां-कहां इस तरह देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ये ग्रुप कहीं ना कहीं कैसे हानि पहुंचा रहे हैं। और अब लगातार इसका खुलासा होने के बाद एनआईए कई टेलीग्राम ग्रुप और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और अब शिकंजा उन शातिरों के ऊपर कसता जा रहा है जो इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ, अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत एनबी न्यूज पर। ललन सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ललन सिंह जी, जैसे जैसे हम डिजिटल युग में बढ़ रहे हैं, इसका उपयोग कम हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुतायत में हो रहा है और देश के खिलाफ हो रहा है। हनी ट्रैप से लेकर कई ऐसे मामले जिसमें सोशल मीडिया और इन ग्रुप्स को पूरी तरीके से उस पर निर्भर है लोग कि कैसे इनके जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करके और देश को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम कई ग्रुप कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार को बड़े स्तर पे कार्रवाई की जरूरत है आज? चंद्रशेखर जी, आपका जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो एक सटीक इंफॉर्मेशन है देश उन लोगों को जो राष्ट्र विरोधी हरकतों और नापाक इरादों में व्यस्त हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम साफ है कि आज के जमाने में डिजिटल का जो बेनिफिट है वो कम और उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। और जो सुरक्षात्मक जो देश को हानि पहुंच जाए, ये तो बहुत ही दुखद स्थिति है और इसके ऊपर समझौता के स्थिति बनना भी नहीं चाहिए। तो जैसा आपने बताया वो बहुत सही है। कुछ ही दिन पहले बेंगलोर में ये असम का जो एक आतंकी इसको बोला जा सकता है अख्तर हुसैन को, उसने टेलीग्राम के माध्यम से, और आपने बहुत सही कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसी व्यवस्था हो गई है जिसमें हिंदुस्तान के ही नहीं विदेशों में भी एक से दूसरे जगह को आराम से अपने लोगों को अपने गिरफ्त में लेने का, मोटिवेशन करने का और तरीके से उनको अपने मार्ग में ले जाने का एक बहुत अच्छा माध्यम मिल गया है। एनआईए के द्वारा जो अभी लगातार वो बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल, उधर कर्नाटक में अभी 3 दिन पहले शिवागो में 3 आतंकियों को गिरफ्तार करना और कश्मीर के अंदर उनके आर्थिक फंडिंग, जो टेरर फंडिंग और उनके जितने भी
खास खास हाइड आउट थे, उनके ऊपर रेड करने से ये पता चला है कि ये कई ग्रुप अभी हमारे लोगों को मोटिवेट करके उसको अफगानिस्तान, अलकायदा और अब बोको हराम का भी कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, वहां तक भेजने की तैयारी हो रही है। सबसे दुखद स्थिति ये है कि एकदम सामने जो इंफॉर्मेशन है, करीब 200 से ज्यादा एलओसी के ऊपर, 6 लॉन्चिंग पैड के ऊपर पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों ने नेट और रेंजर और पाकिस्तान आर्मी के द्वारा एकदम तैयार बैठे हैं कि बर्फ गिरे और इसी मौके को देख के भारत के अंदर घुसपैठ करते। तो आपने जो बताया, जो कर्नाटका का, वो केवल कर्नाटका में नहीं, पूछताछ से अब धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में इन पीएफआई के नाम से और उसके राजनीतिक एक संगठन, अब जो नाम है एसडीपीआई, वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एक्चुअली क्या हो गया है कि हमारे लोग अपने वोट और स्वार्थ की पूर्ति में, चंद्रशेखर जी, इन चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये बात अपनी सुरक्षा की आती है तो कितनी खतरनाक स्थिति है। आप सोचिए, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कों को मोटिवेट करके कि सेना और अर्धसैनिक बल तुम्हें बहुत तकलीफ कर रहे हैं, तुम्हारे समुदाय को बहुत कर दे रहे हैं। अब महबूबा जी जैसी जो बयाने हैं और उन बयानों से एक इनको ताकत मिलता है, और अब देश को अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान, अलकायदा हो, आईएस हो, और या कोई भी पाकिस्तान का लश्कर हो, टीआरएफ हो, ये सभी भारत विरोधी कार्यों में लिप्त है। और इनका एजेंट और इनके लोग हमारे भारत में, जिसको एनआईए अब पूरी तौर पे चौकस होकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और इनके ऊपर काबू करने की कोशिश भी कर रही है। अब सवाल एक ही है, हम सबको भी सतर्क होना चंद्रशेखर जी निहायत जरूरी है। बिल्कुल। अरविंद जयतिलक जी, इतने बड़े सर्विलांस के बावजूद भी जिस तरह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका लगातार दुरुपयोग हो रहा है अपराधियों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा, इसको ये समझ लीजिए कि आज के समय में उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कई ऐसी साइटें जहां पर बिल्कुल निगरानी के नाम पर शायद बहुत कम निगरानी है, वहां पर इतने बड़े सर्विलांस के बाद भी वो लगातार सर्वाइव कर रहे हैं, वो पूरे सक्रिय हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए, टेलीग्राम के जरिए आतंकी समूहों के जुड़ने और पर्दे के पीछे से जो है आतंकी गतिविधियों को संचालित करने की बात पहले भी उठ चुकी है। अब जो अख्तर हुसैन लश्कर पकड़ा गया है, तो सवाल लाजिमी है कि वो किसके लिए काम कर रहा है। क्या वह इस्लामिक स्टेट का व्यक्ति है या अलकायदा का व्यक्ति है? जहां तक अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक वह जो है कई आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहा है। अब देखिए, मुख्यतः भारत में 2 संगठन सक्रिय हैं, एक अलकायदा और दूसरा इस्लामिक स्टेट। जब बगदादी मारा गया तो अलकायदा को लगा कि वह जो है भारतीय महाद्वीप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान में स्थापित होने के बाद उसको करारा झटका लगा। उसका कारण मूल यह रहा कि उसे जो सीरिया और इराक से जो फंडिंग होती थी वो फंडिंग बंद हो गई। उसके कान अलकायदा का तब खड़े हुए जब जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट का झंडा लहराया गया था, आपको याद होगा। तब उसने जो है, उस समय अल जवाहिरी जिंदा था और उसने कहा था कि कायदाते उल हिंद, यानी जो भारत में जो है हम जो है जिहाद का परचम लहराएंगे और यहाँ पे जो है शरीयत कानून का स्थापना करेंगे। अब देखिए, अब जब जो खुरासान मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी तरह से जो है इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा 2017 में मध्य प्रदेश में उज्जैन में ट्रेन विस्फोट हुआ था, उसमें सबसे पहले खुरासान मॉडल की बात सामने आई थी। और उसी समय जो है लखनऊ में एक आतंकी पकड़ा गया था, जिसके वो एनकाउंटर में मारा भी गया, जिसके घर से तमाम जो आप देखेंगे साहित्य मिले गए थे इस्लामिक स्टेट वगैरह के। और उसी दरमियान जो है दिल्ली से भी 2 आतंकी, आसिम और जो है आसिफ, और उनका जो है संबंध, यूपी में 2 आतंकी पकड़े गए थे, नुमान और खुर्शीद। यानी ये पूरी तरह से आप देखेंगे तो चक्रव्यूह बुनते हुए नजर आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो कर्नाटक और साउथ की विशेष रूप से बात हो रही है, केरल से 21 लड़के लापता हुए और वे जो है इस्लामिक स्टेट में शामिल हुए। जैसे आदरणीय ललन सिंह जी जो बात बता रहे हैं कि किस तरह युवाओं को भड़काने का काम चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी
पहले तो बधाई की पात्र है कि वह जो है सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों के ऊपर निगरानी रख रही थी और वो पूरी तरह से पकड़ में आ गए हैं। लेकिन सवाल ये लाजिमी है कि ये जो इस्लामिक स्टेट हो, अलकायदा हो, इसके जो भारत में जो उनके कमांडर हैं, जैसे कि अलकायदा का इस समय जो उमर अल मंडी को माना जा रहा है, और इस्लामिक स्टेट का भी कमांडर है जो कहा जाता है कि वो बार बार बदल दिया जाता है। जो पेशावर पेटा जो पाकिस्तान का मुख्य जो है, जिसको ISI जो है वहां का जो खुफिया एजेंसी है समर्थन दे रही है, तो उनके ऊपर कार्रवाई किस तरह से हो, भारत किस तरह से जो है पाकिस्तान पर दबाव बनाए। अभी SCO में आपने देखा भारत जो है वहां के प्रधानमंत्री से बात बिल्कुल नहीं की, क्योंकि आतंकवाद के मसले पे भारत का ये कहिए या तो आप बातचीत करिए या तो जो है आप आतंकवाद को बंद करिए। तो सवाल लाजिमी है कि केवल मात्र इनकी गिरफ्तारी से कुछ बात बनने वाली नहीं है, पाकिस्तान पर जो है दबाव बनाना होगा। और साथ ही अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि तालिबान की मदद से जो अलकायदा है या इस्लामिक स्टेट है उसको कुचले जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तालिबान इसमें मदद करेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि जिस अफगानिस्तान में हम शासन स्थापित किए हैं वहां पे अलकायदा या इस्लामिक स्टेट जो है वहां की स्थिति को गड़बड़ करे। तो ऐसे में भारत की खुफिया एजेंसी और अफगानिस्तान का जो तालिबान शासन है कुछ इस तरह से मिल करके जो है इन लोगों को कुचलने का जो है रोडमैप तैयार करना चाहिए। चंद्रशेखर जी। ठीक है ललन सिंह जी, देखिए इसका सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि इस तरह के ग्रुप जब काम करते हैं, एक्टिवेट होते हैं और ग्रासरूट लेवल पर कहीं हमारे युवाओं को भटकाते हैं, तो उदयपुर में कन्हैयालाल जैसी घटनाएं सामने आती हैं और जो हमारे देश की आंतरिक शांति को, सुरक्षा को पूरी तरह से तहस नहस कर देती हैं। तो आज सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं है कि इन पर निगरानी सख्त की जाए और इस पर अब कहीं ना कहीं सरकार को भी बड़े कदम कानून बना के किसी भी तरह से उठाने चाहिए। चंद्रशेखर जी, मैं ही नहीं पूरा देश इस बात से एकदम सहमत है कि अब वो समय आ चुका है जब आंतरिक सुरक्षा को बाहरी सुरक्षा के अपेक्षा ज्यादा इसको महत्व दिया जाए। क्योंकि अगर हम अंदर में बेसिक नहीं रहेंगे तो बाहर से तो हमें दो तरफ से खतरे हैं और उसको भी सपोर्ट करने वाले कई देश हैं जो इस्लामिक या किसी भी कारण से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारत के ऊपर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत सही कहा, जो युवा है और भारत युवाओं का देश है और वो लोग जिन्हें एक समुदाय के नाम पर आज देखिए, थोड़ा हट के बोल रहा हूँ, इंग्लैंड के अंदर आज क्या हो रहा है, ये कितनी दुखद स्थिति है, उस स्थिति को भाप लेना चाहिए। और आपने एकदम सही कहा कि अगर कोई भारत का गृह मंत्री किसी अंतरराष्ट्रीय नेपाल के और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर अगर वो अपनी कोई मीटिंग भी करता हो तो उसके लिए खलबली और हलचल क्यों? सवाल हम इस चीज को देखते हैं कि अगर कोई गृह मंत्री हमारे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की तरफ आता है तो वो बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखना है। और सैनिक बल जो वहां काम कर रहे हैं, जो स्मगलिंग, जो रोहिंग्या जैसे लोग जो कि भारत में घुसपैठ करके और विभिन्न राज्यों में जाकर कोई ना कोई एक तरह से एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका प्रमाण NIA ने काफी तौर पे दे दिया है। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अगर वो घाटी हो या भारत का कोई भी राज्य हो, अब हिजाब के नाम पे हो या किसी भी धर्म के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता के तौर पे वो कंट्रोल नहीं हो बोली के ऊपर, तो उसके ऊपर कानून और भी सख्त बनाने की जरूरत है। लेकिन अब ये मौका नहीं देना कि ये राजनीति का रसूखदार नेता है और इसको जो मर्जी आएगी वो बोलेंगी, चाहे वो PDP की हो या कोई भी हो। अगर रघुपति राघव राजा राम और ईश्वर अल्लाह तेरो ना अगर किसी लफ्ज में और किसी माहौल के लिए अगर इसकी प्रैक्टिस हो रही है तो इतनी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रशेखर जी, अभी एक जो बोली है वो पूरे देश में अव्यवस्था फैलाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि किसी भी हालत में, चाहे IS हो, अलकायदा हो या और भी कोई तंजीम लश्करे का हो या TRF हो, इन सभी के ऊपर पूरी तौर पे एकदम काबिज होकर NIA को मदद करना है और किसी भी तरह का राजनीति इसमें ना हो, इसका हर पार्टी को ख्याल रखना है। बिल्कुल। अरविंद जयतिलक जी, कानून बनते हैं हमारे देश में, लेकिन वो
डर नहीं होना चाहिए। दरअसल उसके बारे में एक जानकारी स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो इससे सचेत रहें। और आप देखिए कि बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें बड़ा वर्ग जो है वो बहुत मासूम है या वो बहुत अज्ञान में है, उसको वाकई में नहीं पता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और ये ग्रुप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो ग्रुप हैं वो कहीं उन्हें दिग्भ्रमित करने में और पथभ्रष्ट करने में बड़ी भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो क्या आज हम जब आज़ादी के अमृत काल में हैं और हम एक बड़े विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं, या हम एक बड़े तमगे के साथ दुनिया की कहीं एक प्रधानता कर रहे हैं, तो वहाँ नहीं चाहिए कि ये जो समस्याएं हैं इन पर तुरंत या बड़ा एक विराम लगाने की आवश्यकता है। कैंसर को खत्म करना है तो उसे उसके कीड़े को मारना जरूरी होता है। जब तक आप कीड़े को खत्म नहीं करेंगे कैंसर खत्म नहीं होगा। यानी जो ये आतंकी गतिविधियों में जिनकी संलिप्तता है या जो जिनके द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, दोनों को एक ही पलड़े पर रखना होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि भारत में तमाम स्लीपर सेल मौजूद है जो भारतीय लोग हैं और जो है ऐसे आतंकी समूहों का संगठनों का जो है पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। आपको याद होगा 2018 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किस तरह मन्नान वसीर बानी जो वहाँ का स्कॉलर था इस्लामिक मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था और किस तरह से वह जो है भारत विरोधी कार्यों में संलिप्त हुआ और वह मारा गया। उसके पीछे जो है किस तरह से तमाम जो समाज की शक्तियां जो थी वो लामबंद हुई और सरकार को घेरने का काम की। देखिए अच्छी बात यह है कि मौजूदा भारत सरकार है वह पूरी तरह से वैश्विक मंचों के जरिए जो आतंकी संरक्षण देश जो पाकिस्तान है उनका पूरा घेराबंदी कर रही है। आपने देखा कि चाहे वह G20 के माध्यम से हो, G7 के माध्यम से हो, SCO के माध्यम से देखा गया, फिर बिम्स्टेक के जरिए जो है भारत की घेराबंदी की। यानी हर एक मंच से जो है भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ, यहाँ तक कि वह अमेरिका के दोहरी नीति को भी जो है सामने लाने से थमता नहीं है। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे चंद्रशेखर जी, तो जैसे बांग्लादेश के कुछ संगठन है जैसे हुजी है, जमियतुल इस्लामी है, स्टूडेंट शिविर है, ये इसके तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं भारत में आतंकी गतिविधियों में जो इस्लामिक स्टेट के हैं, अलकायदा के हैं, उसके बगल गिर बने हुए हैं। तो इसलिए आवश्यक होता है कि अभी तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी भारत आई थी, तो मुझे लगता है कि निसंदेह जो है इस मसले पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई होगी। तो आज की तारीख में आवश्यक हो जाता है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो, नेपाल हो, म्यांमार हो या श्रीलंका हो, ये सभी देश मिल करके आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जो है ठोस पहल करे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीन जो है आप देखिए वो लगातार जो है जो पाकिस्तान संरक्षित जो आतंकी है जब भारत युद्धों में खड़ा करता है तो उसके बचाव में उतर आता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह का आतंकी के बचाव में सामने आया। उसकी मजबूरी भी है। जिस तरह से आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो अपना मिशन चला रहा है उसमें आतंकी समूह बाधा डालते हैं तो उन्हें खुश करने के लिए, उनके बचाव के लिए चीन आगे आता है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के साथ साथ जो है भारत में अपनी जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनको भी सतर्क करना होगा और उन लोगों को कड़ा दंडित किया जाना चाहिए जो भारत के लोग हैं और ऐसे धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे इन आतंकी समूहों के साथ जो है कंधा जोड़े हुए हैं। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है। आपने देखा कि किस तरह से तो दाऊद इब्राहिम का भी हाल ही में जो है 25 लाख रुपया जो इनाम रखा गया और ये सबको मालूम है कि वो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। जब यहाँ पे अब्दुल करीम मुंडा जब भारत में पकड़ा गया, डॉक्टर हुरैरा पकड़ा गया, तो सभी ने कहा कि नहीं वो जो है आतंकी गतिविधियों को जो है प्रश्रय दे रहा है और उसी के साथ पर हम लोग भारत में आए भी हैं, प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। तो एक दबाव तो बनाना ही होगा। देखिए केवल मात्र जो छोटे छोटे पहल करके आतंकियों को गिरफ्तारी से बात बनने वाली नहीं है। नहीं, हाँ ये अच्छी बात है कि विगत जो है जी तिलक जी, जैसे ईडी को प्रभावशाली भूमिका में लाया गया है। एक समय था कि चुनाव आयोग प्रभावशाली भूमिका में आया, आज ये समय है कि ईडी जिस तरह प्रभावशाली भूमिका में आया है उसी प्रभावशाली भूमिका में उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरत है कि एनआईए पूरी तरह से प्रभावशाली भूमिका में हो। सरकार को इसके लिए बड़ा कदम उठाना चाहिए।
बिल्कुल आपने बहुत वाजिब बात कही चंद्रशेखर जी। जैसे ईडी जो है किसी को गिरफ्तार कर सकता है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जेल में डाल सकता है, तो एनआईए को भी एक खुली छूट मिलनी चाहिए कि आप जिस आतंकी को गिरफ्तार करें उसे कोर्ट ले जाने की जरूरत ना हो, उसका अपना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो और जैसा चाहे उनके साथ वैसा बर्ताव करे, ताकि जो आतंकी गतिविधियों की जो भारत में जड़े नीचे तक गहरी पैठ बनाई हुई है उसकी रीढ़ को तोड़ा जा सके। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक इनके हाथ को मजबूत नहीं किया जाएगा और संवैधानिक रूप से इनको जो है स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और मेरा मानना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ साथ उसके कई और विंग तैयार किया जाना चाहिए। और जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो कई जगह पर जो है, विशेष जो सहारनपुर है, यानी जो आपको याद होगा कि देवबंद से भी कुछ लोग पकड़े गए थे जिनकी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई थी, तो वहां पर जो है एटीएस का जो है ऑफिस बनाया जा रहा है, यूपी में और जगह किया जा रहा है। तो इसी तरह से जो है कर्नाटक में, विशेष रूप से कर्नाटक में, केरल में, जहां पे आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों की बातें खुल करके सामने आ रही है, तो वहां की सरकारों को कहीं ना कहीं जो है इस पर अपना रवैया मजबूत करना होगा। अगर ये नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार जो है कानून बना करके इन सारे मामलों में जो है अपने हस्तक्षेप को बढ़ाए, तभी जाकर के जो है ऐसी आतंकी गतिविधियों और संगठनों से निपटना आसान होगा। ललन सिंह जी, आज आवश्यकता नहीं है कि जिस तरह ईडी प्रभावशाली भूमिका में है पूरे देश में, एनआईए भी उसी तरह से आज कहीं ना कहीं एक बड़े कानून की आवश्यकता है। एकदम जो एनआईए है उसको एकदम ताकतवर इसलिए बनाना है कि आज इसकी जरूरत है। अभी कभी कभी हम लोग संघीय प्रणाली में इस देश की व्यवस्था में बड़ा दुखद स्थिति होती है कि कोई स्टेट ये बोल देता है कि सब सीबीआई और आईबी अब हमारे बिना अनुमति का वो कार्यरत नहीं हो सकती। ठीक है, वो अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर तो सब कुछ वो मालिक है उस स्टेट के, लेकिन इस भारत की संघीय प्रणाली में इस तरह की जो बातें अब उठ रही हैं वो दुखद ही माना जा सकता है, एक आम जनता को असमंजस में डालता है। ठीक है, अभी एनआईए को क्यों होना चाहिए, इसका सबसे बड़ा कारण वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बता दिया कि जिस तरह से केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और बिहार जहां की पूरी तौर पे घुसपैठ, कागजात बन रहे हैं और जानकारी भी मिल रही है, इवन झारखंड जैसे स्टेट में उनका हाइड आउट भी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके ऊपर पूरी तौर से हंटर नहीं बज रही है। उसके कई कारण है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण राजनीतिक है और ये समझौता के लायक नहीं है। तो जरूर वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी बताया और आपने भी समझाया कि अगर जरूरत है तो एनआईए को इतनी पावरफुल और सशक्त बनाया जाए कि वो कोई भी अपने काम में अगर अवरोध पैदा होता है तो उसके ऊपर दबाव बना सके। आपने देखा हाल के दिनों में डीजीपी जम्मू कश्मीर ने क्या बोला है कि लगभग घाटी के अंदर हुर्रियत खत्म हो चुकी है और जो आतंकवाद है वो खात्मा के कागार पे है। बात भी सही है, इनको थोड़ी बहुत तकलीफ है, उसको भी दूर करना अब सुरक्षा बल के साथ प्रशासन और भारत की सभी राजनीतिक दलों का है और केवल पैर खींचने वाला नहीं, सपोर्ट करना, राजनीति कीजिए, ये आपकी अपनी ताकत है। भारतीय संविधान में मूल फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, लेकिन अगर ओबीसी साहब बोलते हैं कि मदरसे के ऊपर सर्वे करना छोटा एनआरसी है तो ये अच्छी बात नहीं लगती। हो सकता है माननीय बहुत बड़े सांसद हो सकते हैं, लेकिन जब डिबेट में कोई बहस होती है तो मैं भी एक सामान्य आदमी इस चीज को गलत समझने की कोशिश करता हूँ। तो समय आ गया है कि एनआईए को पूरी ताकतवर बनाई जाए और उनको एक ऐसी ताकत मुहैया कराई जाए कि वो राज्य के सूचना तंत्र और उनकी जो प्रशासनिक ताकत है, जब भी जरूरत हो नीड टू नो बेसिस पे उनसे इंफॉर्मेशन ले और उसके ऊपर एक्शन के लिए उनका भी साथ लें और ताकत के साथ काम करें। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। अरविंद जयतिलक जी, ललन सिंह जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। ये संदेश हमारा आपको भी है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते समय निगाह रखें बारीकी से कि कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AR न्यूज़।